नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नई अपडेट्स के बारे में। नई प्रवक्ता भर्ती दोस्तों निकल चुकी है। 1471 पदों पर दोस्तों ये नई प्रवक्ता भर्ती निकली है। इसकी परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, शुल्क, आयु सभी के बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों ये भर्ती होने वाली है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे नई प्रवक्ता भर्ती के बारे में। यूपीपीएससी ने दोस्तों प्रवक्ता भर्ती के फॉर्म दोस्तों रिलीज कर दिए हैं। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन दोस्तों हो चुके हैं स्टार्ट 12/8/2025 से, और अंतिम दोस्तों जो शुल्क जमा किए जाने की तिथि रहेगी वो रहेगी 12/9/2025। ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है और आप लोग इस भर्ती के लिए तुरंत अप्लाई कर सकते हैं अगर आप राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता दोस्तों बनना चाहते हैं। तो देखिए मुख्य बातें हैं दोस्तों, जरा सा हम समझ लेंगे। सबसे पहली बात, क्या इसके लिए उत्तराखंड के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एज अ जनरल कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो भर्ती है इसमें आपको आवेदन शुल्क कितना पड़ेगा? तो आवेदन शुल्क अगर आप अनारक्षित श्रेणी से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 100 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क है 25 रुपये, यानी कि 125 रुपये दोस्तों पड़ेगा। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 65 रुपये पड़ेगा। दिव्यांगजन में आते हैं तो 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक में आते हैं तो 65 रुपये। ओके, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है महिला है तो फिर अपनी मूल श्रेणी के अनुसार दोस्तों मिलेगा। अब ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो शुल्क की प्रक्रिया रहने वाली है ये उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए रहने वाली है, लेकिन अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो सामान्य अभ्यर्थी का शुल्क है वही दोस्तों यहाँ पर पड़ेगा। ओके, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे रिक्तियों की संख्या की। तो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिक्तियों की संख्या है तो दोस्तों वो आपकी देख सकते हैं कि आपकी 1471 है। पुरुष शाखा के लिए दोस्तों आपकी 771 रिक्तियाँ हैं, जबकि महिला शाखा के लिए 494 रिक्तियाँ हैं। ओके, इसके अलावा एक प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में भी दोस्तों निकली हैं। यहाँ पर कुल मिला के 45 रिक्तियाँ हैं। इसके अलावा प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय में भी दोस्तों रिक्तियाँ हैं, उनमें 2 रिक्तियाँ दोस्तों यहाँ पर मिली है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। ओके, आपका जो पद की प्रकृति है दोस्तों ग्रुप सी की है, राजपत्रित है। वेतनमान की दोस्तों बात करें तो लेवल 8 रहने वाला है 4800 ग्रेड पे प्रवक्ता का, जो अब राजकीय इंटर कॉलेज की बात करें। वहीं अगर आप स्पष्ट दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में जाएंगे तो वहां पर भी दोस्तों 4800 ही रहेगा, लेवल 8 रहेगा। लेकिन प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय में लगेंगे तो वहां पर फिर आपको लेवल 7 दोस्तों मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए आरक्षण की दोस्तों बात करते हैं तो आरक्षण दोस्तों उन्हीं को मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश के SC/ST से दोस्तों बिलोंग करेंगे। उत्तर प्रदेश में की जो लोग हैं उनको ही दोस्तों यहाँ पर आरक्षण दोस्तों मिलने वाला है। इस चीज़ को आपने दोस्तों ध्यान में रखना है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि क्या हम आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, तभी जाके आप आरक्षण दोस्तों यहाँ पर ले पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो शैक्षिक योग्यता को जरा सा ध्यान से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं। तो देखिए शैक्षिक योग्यता को ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज में, तो अगर आप प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या फिर अंग्रेजी दोस्तों बनना चाहते हैं तो आपको संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए होगी, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इसके अलावा साथ ही साथ आपको BEd की उपाधि चाहिए। इसके अलावा ना कोई आपको टैट चाहिए, ना सेंट्रल टैट चाहिए, ना UTT चाहिए। केवल आपको दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट प्लस BEd होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप गणित में प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स प्लस दोस्तों BEd होना चाहिए। अब BEd दोस्तों अभी जुड़ा है, पहले BEd अधिबानी अर्हता हुआ करता था, अब ये दोस्तों आपका अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में ऐड हो चुका है। तो कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने BEd नहीं किया है तो वे इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वहीं अगर आप प्रवक्ता इतिहास बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए, साथ में BEd चाहिए। वहीं अगर आप प्रवक्ता जीव विज्ञान बनना चाहते हैं तो आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से
पीजी वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड की उपाधि चाहिए होगी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप प्रवक्ता हिंदी बनना चाहते हैं तो हिंदी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट, साथ ही साथ दोस्तों एक सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत के संग आपने स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। साथ ही साथ पीजी आपको हिंदी में तो होना ही है, साथ में प्लस बीएड। वहीं बात करेंगे प्रवक्ता उर्दू में, तो आपको उर्दू के संग स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए, साथ ही साथ आपको बीएड की उपाधि चाहिए होगी। अगर आप दोस्तों संस्कृत में प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए होगी, साथ साथ आपको दोस्तों बीएड चाहिए होगा। तो ये तो दोस्तों आपकी अनिवार्य अर्हता हैं। उसके बाद दोस्तों अधिमानी अर्हताएं होती हैं। अन्य बात समान होने पर अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्राधिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो। इसके अलावा आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो या फिर सी प्रमाण पत्र हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में आप देख लीजिए जो शैक्षिक अर्हताएं हैं अनिवार्य, वो क्या क्या है देख लीजिए। यहाँ पर आपकी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि की दोस्तों यहाँ पर पद निकले हैं। तो इसमें 3 आपकी प्रमुख योग्यताएं हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए, साथ ही साथ आपने बीएड की उपाधि होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दृष्टि क्षीणता, श्रवण क्षीणता में जो आरसीआई है इसके द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीएड और एमएड की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरी जो है वो है ब्रेल पद्धति, सांकेतिक भाषा में हिंदी, अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना चाहिए, ओके। और इसके अलावा 4 क्षीण दृष्टिजन और श्रवण क्षीण जनों के लिए अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में आरसीआई में दोस्तों आपका पंजीकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 इसकी अनिवार्य योग्यताएं हैं। लेकिन अधिमानी अर्हता की बात करें तो वही प्राधिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अगर आपने की हो या फिर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, अधिमान मिल जाएगा। वैसे ही दोस्तों बात करें अगर प्राध्यापक की बात करें तो इसमें मनोविज्ञान प्राध्यापक हैं, तो उसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में अपराध मनोविज्ञान के एक प्रश्न पत्र के संग साथ साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपने अपराध मनोविज्ञान भी दोस्तों पढ़ा होना चाहिए, उसका एक प्रश्न पत्र होना चाहिए, वो आपने दिया होना चाहिए, ठीक है। तो स्नातकोत्तर की उपाधि आपकी मनोविज्ञान में होनी चाहिए। इसके अलावा या फिर अपराध विज्ञान में डिप्लोमा के संग आपने मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसकी कुछ प्रमुख अर्हताएं हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको और क्या क्या चाहिए। या फिर मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि जिसमें आपने एमए स्तर पर सामाजिक मनोविकार या सामाजिक व्यवस्था का एक प्रश्न पत्र हो आपके उसमें स्नातकोत्तर की उपाधि के किसी प्रश्न के बदले अपराध मनोविज्ञान में एक पक्ष पर अपराध विज्ञान शोध प्रबंधन आपका होना चाहिए, शोध प्रबंध हो, ठीक है। अधिमानी अर्हताएं वही है, विषय में डॉक्टर की उपाधि हो, पीएचडी क्या हो, हिंदी का अगर अच्छा ज्ञान हो, और ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्राधिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा, इसके अलावा एनसीसी में बी सर्टिफिकेट। इसके अलावा एक अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र प्राध्यापक है, इसमें आपको समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या मानव शास्त्र में या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। और इसके अलावा एक प्रश्न पत्र के रूप में समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविकार या सामाजिक मनोविज्ञान, समाज मानव शास्त्र, दूसरा है अपराध विज्ञान दंड शास्त्र का या अपराध मनोविज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो एक पूर्व प्रश्न पत्र लिखा हो, ठीक। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर विषय में अगर आपने डॉक्टर की उपाधि है, हिंदी का अच्छा ज्ञान है तो आपको अधिमान मिलेगा। ऐसे ही आपको प्राधिक सेना में न्यूनतम अगर आपने 2 वर्ष तक की सेवा की हो, ओके, या फिर आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको अधिमान मिल सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा की। तो आयु सीमा में दोस्तों दरअसल ध्यान देने वाली बात रहेगी। आयु सीमा में दोस्तों अगर आप 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु दोस्तों आपकी पूर्ण होनी चाहिए और 40 वर्ष से दोस्तों अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उनका जन्म है वो 2 जुलाई 1985 से पूर्व का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना कि उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं तो वे एज ए जनरल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो आपके लिए जो एज है दोस्तों वो 21 से 40 साल ही रहने वाली है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के
हैं और अगर आप किसी कैटेगरी में दोस्तों बिलोंग करते हैं तो फिर उस केस में दोस्तों आपको यहाँ पर अधिमानी छूट दोस्तों मिल जाएगी। ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी, न्यूनतम में नहीं मिलती है, अधिकतम आयु सीमा में दोस्तों आपकी छूट मिल जाएगी। जैसे कि दिव्यांगजन है तो उसके लिए 55 वर्ष मिल जाएगी। ओके, ऐसी ही और क्या क्या मिल सकती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको दोस्तों यहाँ पर छूट मिल जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो वर्गीकृत कुशल खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर छूट मिलेगी, 5 वर्ष की छूट दोस्तों यहाँ पर मिल जाती है। ओके, उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 15 वर्ष की यहाँ पर छूट दोस्तों आपको मिल जाती है। ओके, अब यहाँ पर कुछ मुख्य लिखित परीक्षा के बारे में दोस्तों सूचनाएं दी, हालांकि इसके बारे में अभी नहीं, क्योंकि मुख्य लिखित परीक्षा से पहले दोस्तों आपकी जो प्रीलिम्स एग्जाम है दोस्तों वो होगा। ठीक है, तो उस पर दोस्तों हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो आपकी परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर होगी, और नेगेटिव मार्किंग में देखिए 1/3 अंक यानी कि 1/3 अंक दोस्तों आपका कटेगा, यानी कि 1/3 अंक दोस्तों आपका कटेगा। जैसे अगर सही उत्तर पे 2 अंक मिलता है तो 2/3 अंक कटेगा अगर आप गलत उत्तर देंगे, ये भी ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद जब आप प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों अगर आप मान लेते हैं अगर क्लियर करते तो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ओके, अगर आप क्लियर कर पाते हैं तो उसके सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गलत उत्तर के लिए 1/3 दंड के स्वरूप में दोस्तों यहाँ पर काटा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर देखिए मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड भी दोस्तों रखा गया है, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम अंक भी दोस्तों लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 35% अंक दोस्तों आपको लाने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद अगर आप किसी अन्य श्रेणी में आते हैं जैसे कि जनरल कैटेगरी में, तो जैसे उत्तराखंड के अभ्यर्थी हो तो जनरल कैटेगरी में आएंगे तो 40% अंक दोस्तों आपको लाना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप पहला पेपर देते हैं तो 40% अंक दोस्तों आपको लाना अनिवार्य होगा। जब वो पूल लेके आएंगे तो उसके बाद ही फिर आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएंगे मेरिट के आधार पर। कहने का मतलब ये है कि 40% अंक लाना कोई गारंटी नहीं है कि आप मुख्य परीक्षा में पहुंच जाए। 40% अंक लाना इसकी गारंटी देता है कि आपको कंसिडर किया जाएगा मेरिट में, यानी कि आपका नाम हो सकता है मेरिट में अगर आपके सही अंक आए होंगे तो, वरना आप 40% लाते ही नहीं है तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होने का भी क्राइटेरिया दोस्तों रखा गया है, मिनिमम 40% अंक लाने हैं। अगर आप SC ST बिलोंग करेंगे उत्तर प्रदेश के तो फिर 35% अंक ला सकते हैं, 5% का रिलैक्सेशन आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अंतिम चयन में अनारक्षित के पद में तभी समायोजित किया जाएगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी भी स्तर के योग्यता मानक में कोई भी रियायत या लाभ ना लिया होगा। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप दोस्तों अगर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं, लाइक अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, अगर आप फाइनल सिलेक्शन में अगर आपको अनारक्षित श्रेणी में या जनरली अगर आप जनरल की सीट में आपका सिलेक्शन तभी लेंगे जब आप किसी भी स्तर पर अगर आपने योग्यता मानक में कोई लाभ या रियायत ना लिया हो, जैसे कि आपने ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट ना ली हो, या फिर आपने दोस्तों ऐसे ही मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड में आपने 35% से कम मतलब 35% अंक की का अपना छूट लिया हो, आपके 40% नहीं आ रहे, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं माना जाएगा, आपको अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके परीक्षा पैटर्न की, आपकी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये एग्जाम आपका 2 चरण में संपन्न होने वाला है। एक में होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा और देन उसके बाद जब प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो देन आपकी दोस्तों मुख्य परीक्षा रहने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा आपकी बहुविकल्पीय प्रकार की होगी, ध्यान रखेंगे, जिसमें आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे। जबकि मुख्य परीक्षा में दोस्तों आपसे निबंध प्लस इसमें परंपरागत प्रकार के प्रश्न दोस्तों पूछे जाने वाले हैं। मतलब इसका जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो उसी तरह का है जैसे कि पहले भी हुआ करता था। इस बार उत्तर प्रदेश LT ग्रेड में दोस्तों जो परीक्षा में प्रणाली है उसमें परिवर्तन लाया गया है। बाकी इसका सिलेबस वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। आज से 5 साल पहले ये फॉर्म दोस्तों आए थे तो तब भी यही दोस्तों पैटर्न हुआ करता था। तो एक बार देख लेते हैं, अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा की दोस्तों बात करूँ तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए आपसे 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें कि सामान्य अध्ययन के दोस्तों 40 प्रश्न रहने वाले हैं और वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर रहने वाले हैं और कुल 300 अंक के दोस्तों ये
रहने वाले हैं। इसमें समय दोस्तों आपका क्या रहने वाले हैं, 2 घंटे का समय दोस्तों आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि वैकल्पिक विषय के आपके 80 प्रश्न रहेंगे, यानी कि उनका वेटेज ज़्यादा रहेगा, और सामान्य अध्ययन के दोस्तों यहाँ पर 40 प्रश्न रहेंगे, तो उनका वेटेज थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जो पेपर है दोस्तों आपका कुल मिला के 300 अंकों का दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, और समय आपसे 2 घंटे दोस्तों यहाँ पर निर्धारित किया गया। तो सामान्य अध्ययन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपसे सामान्य विज्ञान, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा एग्रीकल्चर, ठीक है, कॉमर्स, व्यापार, भूगोल, है ना, इसके अलावा आपसे करंट अफेयर्स, ये सभी दोस्तों पूछा जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग भी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी दोस्तों आपसे लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हो सकते हैं, उसकी संस्कृति संबंधित, उद्योग व्यापार। इसके अलावा प्रारंभिक गणित भी पूछी जाएगी, इसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित रहेगी, एंड देन इसके बाद एनवायरमेंट भी पूछा जाएगा। तो ये आपका रह गया 40 प्रश्नों का सिलेबस। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों बात करें दूसरे की, तो अभी हम मुख्य परीक्षा की हम बात करेंगे, मतलब कहने का मतलब है वैकल्पिक जो प्रश्न पत्र है उसका भी सिलेबस को दोस्तों डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना है कि जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, यानी कि जैसे आप गणित लेते हैं या आप कोई भी लेते हैं या आप भौतिकी लेते हैं, तो उसका मेंस का सिलेबस और चाहे प्रीलिम्स का सिलेबस है, दोनों सेम ही रहने वाले हैं। ओके, तो ये इसका पाठ्यक्रम दोस्तों दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन आपसे सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे, जनरल स्टडी के, बाकी 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स के पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स का ये दोस्तों आपका पेपर एग्जाम होने वाला है। 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। ओके, अब बात करेंगे इसको, जब आप क्लियर करते हैं तो मुख्य परीक्षा में आप पहुंचेंगे। तो मुख्य परीक्षा दोस्तों किस तरह से रहने वाली है, तो देखिए मुख्य जो होगी लिखित परीक्षा, उसकी परीक्षा योजना क्या है। इसमें 2 प्रश्न पत्र दोस्तों रहने वाले हैं, एक प्रथम प्रश्न पत्र होगा, एक द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में आपसे सामान्य हिंदी और निबंध पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और ये 100 अंक का दोस्तों रहने वाला है, और ये परंपरागत होगा, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होंगे। वहीं वैकल्पिक विषय की बात करें, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो वो भी आपका परंपरागत ही रहेगा। इसके लिए 3 घंटा मिलेगा, उसमें पूर्णांक 300 अंक का रहने वाला है। ओके, तो अगर टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया 300 मार्क्स का ये है, 100 मार्क्स का ये है, 300 मार्क्स का ये है, यानी कि 300 मार्क्स की आपकी प्रारंभिक परीक्षा रहने वाली है, और 400 मार्क्स की मुख्य परीक्षा दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है। तो कुल मिला के 700 मार्क्स यहाँ पर रहने वाली है। ध्यान रखना कि यहाँ ऊपर आपको 40% लाने पड़ेंगे, तभी जाके आप सेलेक्ट होंगे। उसके बाद आपको मेरिट में कंसिडर करेंगे। यहाँ भी दोस्तों आपको न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके बाद अब थोड़ा पाठ्यक्रम देख लीजिए। सामान्य हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य हिंदी 50 मार्क्स की दोस्तों इसमें पूछी जाएगी। देखिए सामान्य हिंदी भी 50 मार्क्स की रहेगी, और निबंध भी दोस्तों आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। तो इसमें आपके अपठित गद्यांश का संक्षेपण है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा रेखांकित अंशों की व्याख्या और उनका उपयुक्त शीर्षक, इस तरह के प्रश्न आते हैं। फिर जैसे अनेकार्थी शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द है, तत्सम तद्भव है, ओके, वर्तनी है, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला। अच्छे से आपको दोस्तों हिंदी यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, व्याकरण पढ़नी पड़ेगी दोस्तों आपको हिंदी में। ओके, इसके बाद फिर एक रहेगा निबंध, द्वितीय खंड। इसमें आपको दोस्तों जो ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं, और इस 6 टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना होगा 1000 शब्दों का। ठीक है, तो आपने इनमें से किसी एक पर, जैसे कि साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सामायिक सामाजिक समस्याएं, निदान, विज्ञान एवं तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका निवारण, इसके अलावा कृषि, उद्योग तथा व्यापार, इनमें से किसी एक पर दोस्तों आपको 1000 शब्द का निबंध लिखना होगा। इसके लिए आपको 50 अंक दोस्तों यहाँ पर निर्धारित किए गए। अब दोस्तों हम बात करेंगे परीक्षा योजना की, जो कि वैकल्पिक विषय की रहने वाली है, यानी कि मुख्य में जो आपका वैकल्पिक रहेगा द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि आपका 300 मार्क्स का दोस्तों आने वाला है, उसका क्या रहेगा पैटर्न। तो देखिए इसमें आपसे 20 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, और ये प्रश्न है दोस्तों आपके खंडों में विभाजित होंगे। इसमें खंड अ होगा, ब होगा, स होगा। ठीक है, खंड अ के अंतर्गत दोस्तों आपके 5 प्रश्न रहेंगे, जो कि सामान्य उत्तर के होंगे, और उत्तरों की सीमा रहेगी 250। उसमें प्रत्येक प्रश्न दोस्तों आपका क्या रहेगा, 25 अंक का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद फिर खंड ब है, इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो कि 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें शब्द सीमा रहेगी 150। हर क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का। फिर इसके बाद आएगा खंड 100, इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि अति लघु उत्तरीय होंगे, शब्द की सीमा रहेगी 50, और इसमें प्रत्येक प्रश्न रहेगा
10 मार्क्स का रहने वाला है। यानी कि जो खंड अ है इसमें आपसे देखा जाए तो दीर्घ उत्तरीय सामान्य उत्तरीय कहे तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 25 मार्क्स का, यानी कि 125 मार्क्स का तो ये रहने वाला है। खंड ब की बात करें तो यहाँ पर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कितने हैं? 15 हैं और हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का, यानी कि 75 मार्क्स का ये रहेगा। और 100 की बात करें तो इसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न आपका 10 अंक का रहेगा। तो 100 प्रश्न दोस्तों, यानी कि 100 नंबर का ये हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर आपसे 300 मार्क्स का ये मुख्य परीक्षा दोस्तों आपकी होने वाली है, यानी कि उसका जो सेकंड पेपर है वो होने वाला है। ठीक है, सेकंड पेपर आपका 300 मार्क्स का होने वाला है। कुल अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो 400 मार्क्स की मुख्य परीक्षा होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा 300 मार्क्स की यहाँ पर रहने वाली है। तो मुख्य परीक्षा में आप समझ ही गए होंगे कि आपसे पहला प्रश्न पत्र तो रहेगा हिंदी और निबंध, और दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा जो कि आपका विषय है। और जो विषय है उसमें भी 3 खंड होंगे। पहले खंड में 5 प्रश्न जो कि होंगे दीर्घ आंसरीय, मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें हर क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का, 5 प्रश्न। फिर खंड ब रहेगा जिसमें आपसे पूछेंगे शॉर्ट आंसर टाइप जो कि होंगे 5 प्रश्न, जो कि होंगे हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का। वहीं 100 में फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का दोस्तों रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है प्रवक्ता पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज, और इसके लिए जो विषयवार पाठ्यक्रम दोस्तों दिया गया है। तो देख सकते हैं कि अब हिंदी का पाठ्यक्रम दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। सभी सब्जेक्टों के दोस्तों आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर हिंदी का, इंग्लिश का, रसायन विज्ञान का, सभी का दोस्तों आपको पाठ्यक्रम मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं और लिंक हमने अबाउट सेक्शन में दिया है, वहाँ पर हम दोस्तों जल्दी इसकी पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो यही दोस्तों आपका रहने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुल किस सब्जेक्ट में कितने आपकी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो अगर दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर आप देखिए ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवक्ता महिला राजकीय इंटर कॉलेज में। एक सेकंड इसमें ऊपर कर लूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले प्रवक्ता महिला राजकीय इंटर कॉलेज में देख लेते हैं। तो अंग्रेजी में यहाँ पर आप देख सकते हैं 84 पद हैं, अर्थशास्त्र में 36 पद हैं, इतिहास में 34 पद हैं, उर्दू में 13 पद हैं, गणित में 28 पद है, भौतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा 104 पद दोस्तों दिख रहे हैं, रसायन विज्ञान में 62 हैं, जीव विज्ञान में 73 हैं, भूगोल में 26, संस्कृत में 56, नागरिक शास्त्र में 54, 44, 80 यानी कि 694 पद यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कंपैरेटिवली पुरुष में। तो पुरुष में दोस्तों देखना चाहेंगे कि कितने कितने पद यहाँ पर निकले हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया पुरुष शाखा में जो राजकीय इंटर कॉलेज में पदों की संख्या, तो अंग्रेजी में 100 पद दोस्तों निकले हैं, अर्थशास्त्र में 41, इतिहास में 41, उर्दू में 27, गणित में 94, भौतिक विज्ञान में यहाँ कंपेरेटिवली कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा भौतिक विज्ञान में पद देखने को मिलेंगे, 100 से ज़्यादा वहाँ है। यहाँ पर आपके 86 पद हैं, रसायन विज्ञान में 85 हैं, जीव विज्ञान में 73 हैं, 38, 36 संस्कृत में, इसके अलावा नागरिक शास्त्र में 51, समाजशास्त्र में 23, हिंदी में 82। तो कुल मिला के 770 पद दोस्तों यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद अगर आप देखें ध्यान से तो प्रवक्ता स्पर्श दृष्टि बाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर हिंदी के 9 पद हैं, अंग्रेजी के 5 हैं, नागरिक शास्त्र के 6 हैं, अर्थशास्त्र के 6, संस्कृत के 10, इतिहास के 3 और समाजशास्त्र के 6। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय में प्राध्यापक की बात करें तो वहाँ पर केवल 2 पद हैं, एक हो गया मनोविज्ञान प्राध्यापक, एक हो गया अपराध विज्ञान और दंडशास्त्र प्राध्यापक। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 पद। तो ये है दोस्तों आपके पदों का ब्यौरा। तो कुल मिला के दोस्तों 1471 पदों पर ये भर्ती विज्ञापन दोस्तों जारी हुआ है। और आई होप कि दोस्तों आपके सभी यहाँ पर सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इससे रिलेटेड अन्य कोई सवाल है उसको भी आप पूछ सकते हैं, और इस भर्ती के लिए दोस्तों आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।